हेलो। देखिए भाई, आपका सीआरपीसी चल रहे थे, उसको आगे बढ़ाया जाए। बात अब बंद करिए भाई। देखिए, सीआरपीसी में आपका जो परिभाषा चल रहे थे, आपका 2D हम पढ़ा रहे थे, और कंप्लेंट या परिवाद, यानी कि परिवाद होता क्या ये बताया गया था। फिर एक बार दोहरा दिया जाए आपका। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर भी बताया जाएगा जो मेंस के लिए, और उससे भी ज़्यादा आपका इंटरव्यू में काम करेगा। 3 अंतर आपका 2 बताना है, और आपका पहला अंतर बताना है कंप्लेंट और एफआईआर में अंतर, यानी कि परिवाद और एफआईआर में। दूसरा जो अंतर हमें बताना है कंप्लेंट और कंप्लेन में डिफरेंस, यानी कि परिवाद और शिकायत में। खूब पूछा जाता है, ये एपीओ के इंटरव्यू में कई लोगों से इस बार पूछा गया था, और इसको आपका लिखवाया जाएगा सटीक भाषा में, लेकिन पहले तो दिमाग में बैठाइए। देखिए, आपका फिर एक बार भूमिका 2 मिनट बाद के तब आगे बढ़ा जाए। कल हमने बताया था कि अगर कोई अपराध होता है तो दंड विधि को 2 प्रकार से आपका एक्टिव किया जा सकता है, गतिशील किया जा सकता है। पहला प्रकार लिखना पड़ेगा कि उस अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को देकर, और अगर सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है तो सीआरपीसी का चैप्टर भी याद रखना है। कौन बताया गया था? 12 या 12 लागू होगा, और सेक्शन 154 से लेकर 176 के प्रावधान लागू होंगे। सूचना 2 अपराधों से संबंधित हो सकती है, एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। अगर असंज्ञेय में सूचना दी गई है तो सेक्शन रटे रहिए 154, और असंज्ञेय में कौन बताया गया था? 155। दोनों में अंतर भी बता दिया गया है। दूसरा आपके पास तरीका है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर कंप्लेंट करिए, अर्थात परिवाद करिए, या उर्दू में इस्तिगासा करिए। अगर इस्तिगासा शब्द है तो घबराना नहीं है। इस्तिगासा, परिवाद और कंप्लेंट एक ही है। कंप्लेंट करिए तो अगर कंप्लेंट किया जाता है, यानी कि परिवाद किया जाता है, तो पहली परिवाद की परिभाषा हमें देखनी है, कहाँ दी गई है? सीआरपीसी की धारा 2D में। और अगर परिवाद किया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इसका विस्तृत वर्णन सीआरपीसी के अध्याय 15 में है, और सेक्शन याद करना है, सेक्शन 200 से लेकर कहाँ तक बताया गया था? आपका 203। ये इतना भूमिका में आपका, यानी कि इतना भूमिका नहीं, इसको 3 लाइन में समेटवा देंगे हम लिखवाते समय। पढ़ाते समय भाई थोड़ा डिटेल में चलता है, लिखवाते समय इतना डिटेल में नहीं चलेगा। आगे देखा जाए, आपका परिवाद की परिभाषा 2D में दी गई है, तो फिर एक बार आवश्यक तत्व को तोड़ लिया जाए। पहला बताया गया था कि परिवाद कहाँ किया जाएगा? पुलिस के समक्ष किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष? मजिस्ट्रेट के समक्ष। कार्यवाही की मांग की जाती है कि नहीं की जाती? की जाती है। मजिस्ट्रेट कुछ न कुछ कार्यवाही करने के लिए बाध्य है कि उसका विवेकाधिकार है, बाध्य है। परिवाद कौन कर सकता है? समाज का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। एक से अधिक लोग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। उसे कौन सा परिवाद कहा जाएगा? 10 लोग मिलकर कर दिए तो क्या कहा जाएगा? ज्वाइंट, यानी कि संयुक्त परिवाद कहा जाएगा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। कुछ आपका सीआरपीसी में ऐसी दशाएं दी गई है जहां की समाज का कोई भी व्यक्ति परिवाद नहीं कर सकता, कुछ विशेष व्यक्ति ही परिवाद कर सकते हैं। और वह कंडीशन जरूर लिखिएगा, कहाँ से कहाँ तक है? 195 से लेकर कहाँ तक कल बताया गया? 199। 195 से लेकर कहाँ तक? 199 बताया जाएगा। आगे कंडीशन है, सब नहीं। और बिहार
यहीं से बिहार इस बार ज़्यादा क्वेश्चन उठा था। जो भी कारण हो, प्री में आपका 195 से लेकर जाकर देखिए 2-3 क्वेश्चन इधर से आए थे प्री में, और 199 तक में बहुत कठिन क्वेश्चन उठाया था। मैं बता दूं, आज भी कह सकते हैं लोग भ्रम में कि कौन सही होगा, क्योंकि 1 पॉइंट पर अंतर है। 99 जो बातें हैं वो क्या है, लग रहा है सब सही, लेकिन 1 पॉइंट पर केवल अंतर किया था। अगला देखिए, परिवाद में आपका अभियुक्त का नाम लिखना आवश्यक नहीं होता, तो आपका अपराध लिखा जाता है। अभियुक्त ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी, अर्थात या तो नामजद परिवाद करिए या किसी का नाम न लीजिए और कहिए कि ये ऑफेंस हुआ है, मजिस्ट्रेट क्या करे, कार्रवाई। और जहाँ तक आपका परिवाद की बात है, परिवाद अपराध में किया जाता है, यही क्वेश्चन गलत होता है। अपराध हमने 2 प्रकार का बताया था कल, एक कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि एक संज्ञेय और दूसरा असंज्ञेय। तो परिवाद अपराध में किया जाता है, तो यूपीजे का जो मॉडल था कि परिवाद किया जाता है संज्ञेय असंज्ञेय दोनों, तो क्या मार कर आएंगे, दोनों। यानी कि अपराध का मतलब यहाँ क्या हुआ, केवल संज्ञेय अपराध नहीं बल्कि कौन, संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों। ये अस्थिर से याद रखना है, बार बार नए लोग ये गलती करके आ रहे हैं। एफआईआर किस में, केवल संज्ञेय, एनसीआर किस में, असंज्ञेय, परिवाद किस में, दोनों। ये रटे रहिएगा। आगे देखिए भाई, इसके बाद जो आपको बताया जा रहा था उस बिंदु पर आ जाए, तो भाई रिवीजन करा गया। अंत में ये कहा गया है कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है, यानी कि जो पुलिस रिपोर्ट होती है उसे परिवाद माना जाएगा कि नहीं, तो कानून क्या कहता है कि उसे कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाएगा, तो पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट ही माना जाएगा, परिवाद नहीं आपका। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वहीं पूछा जाता है। स्पष्टीकरण में अगर हम 2D का एक्सप्लेशन देखें, स्पष्टीकरण देखें, तो ये बात आपका एक अपवाद निकलता है। देखिए अपवाद का पहले सामान्य भाषा में देखिए, अगर पुलिस ने किसी मामले का स्वतः अन्वेषण किया है, स्वतः क्या किया है, तफ्तीश यानी कि अन्वेषण किया है, और पुलिस ने 173(2) के तहत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजी है, और उस पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ने ये लिख कर भेजी है कि हजूर ये जो मामला है वह कैसा है, असंज्ञेय है, संज्ञेय नहीं है। तो ऐसी दशा में एक ये अपवादिक दशा है जहाँ की अब इस पुलिस रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट कानून न मानकर परिवाद माना जाएगा, और जो पुलिस वाला रिपोर्ट भेजा है उसी को परिवादी मान लिया जाएगा। फिर एक बार देखिए, यदि पुलिस ने किसी कठिन है भाई, थोड़ा 2 बार बताया जा रहा है ना, तो फिर एक बार बताया जाएगा क्योंकि अब ये कंडीशन और इसमें बनानी है। यदि पुलिस ने किसी अपराध का स्वतः अन्वेषण किया, मजिस्ट्रेट के आदेश से नहीं बल्कि क्या, स्वतः, तो आपका कल बताया गया था कि पुलिस किस अपराध में स्वतः अन्वेषण कर सकती है, कल ही बताया गया, संज्ञेय की असंज्ञेय की दोनों। क्या बताया गया था, हाँ संज्ञेय। तो संज्ञेय में पुलिस को स्वतः अन्वेषण करने की शक्ति धारा 156 के किस क्लास से हमने कल बताया था, 1 से। तो पुलिस ने स्वतः अन्वेषण किया, अन्वेषण के बाद 173(2) के तहत मजिस्ट्रेट को क्या भेजी, रिपोर्ट। रिपोर्ट में लिख कर भेजा कि मामला संज्ञेय नहीं है बल्कि कैसा है, असंज्ञेय। तो इस रिपोर्ट को वास्तव में ये पुलिस रिपोर्ट है,
लेकिन इस पुलिस रिपोर्ट को कानून अब पुलिस रिपोर्ट न मानकर क्या मानता है, तो कानून इस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट या परिवाद मानता है और जो पुलिस अधिकारी इस रिपोर्ट को भेजा है उसे क्या समझा जाएगा, परिवादी। अब इसी को इंटरव्यू के लिए एक लाइन आपका बनाना है। डीम्ड कंप्लेंट क्या होता है, लिखवा देंगे हम। डीम्ड कंप्लेंट, डीम्ड मतलब मानद, मानद का मतलब कल्पित। कल्पित जैसे कि अभी बताया गया था आपका सर हेनरी मेन का मिथक, यानी कि कानून कुछ झूठ का सहारा लेकर क्या बढ़ता है आगे। और अभी हमने बताया भी था जूरिस्प्रूडेंस में, कल भी बताया था कि आपका राजा मर गया और राजा चिरायु, तो ये तो आपका झूठ ही है। जब मर गया तो कहाँ से चिरायु हो, जब मर गया तो लंबा कहाँ से हो। उसी प्रकार डीम्ड कहा जाता है भाई। डीम्ड का मतलब कल्पित, कल्पना कर लिया जाता है। वास्तव में पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट भेजी है, लेकिन कानून एक कल्पना कर लेता है कि यह पुलिस रिपोर्ट न मानकर क्या मानी जाएगी, परिवाद। और जो पुलिस वाला रिपोर्ट भेजा है उसे हम क्या मानेंगे, परिवादी। इसी को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डीम्ड कंप्लेंट कहा है, तो आपका जवाब यही जो स्पष्टीकरण है इसी से जवाब निकलेगा और इसी को हम क्या कहते हैं, डीम्ड कंप्लेंट या मानद परिवाद। वास्तव में परिवाद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कानून उसे क्या मान लेता है, परिवाद। अगला देखिए भाई आपका, अगर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण किया है और पुलिस ने ये रिपोर्ट भेजी है कि हजूर मामला संज्ञेय नहीं है बल्कि कैसा है, असंज्ञेय, तो उस पुलिस रिपोर्ट को परिवाद नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह पुलिस रिपोर्ट स्वतः अन्वेषण से नहीं बल्कि किसके आदेश से तफ्तीश करके भेजी गई है, मजिस्ट्रेट। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है, तो कहीं लिखा नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय के तमाम निर्णयों के आधार पर आपको बताया जा रहा है। लिखा नहीं है बैरेक्ट में, ये लिखा नहीं, मैं बता दूं ये किसके आधार पर हम बता रहे हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए तमाम निर्णयों के आधार पर। फिर एक बार इसको देखिए, अब परिवाद समाप्त हो रहा है। अगर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी अपराध का अन्वेषण किया हो और रिपोर्ट ये भेजी हो कि ये मैटर कैसा है, असंज्ञेय, तो उस रिपोर्ट को परिवाद न मानकर पुलिस रिपोर्ट ही माना जाएगा, परिवाद नहीं। लेकिन अगर यही पुलिस अपने आप अन्वेषण की रहती और किसकी रिपोर्ट भेजती, असंज्ञेय अपराध होने की, तब नियम चेंज होता और उस पुलिस रिपोर्ट को क्या माना जाता, परिवाद। और जिसने रिपोर्ट भेजी है पुलिस वाले द्वारा जो भेजा है उसे क्या माना जाता, परिवादी। इस प्रकार आपका परिवाद समाप्त हो गया। अब अगला चला जाए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एफआईआर और परिवाद में क्या अंतर है। तो हम चार्ट बना दे रहे हैं, इधर आपका एफआईआर बना दे रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इधर आपका क्या बना दे रहे हैं, परिवाद। एक एक करके अब आप लोग दोनों कम से कम थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही चुके हैं, भले एफआईआर न पढ़े हों, लेकिन परिवाद तो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब आप लोग एफआईआर और परिवाद में क्या अंतर है आपका एक एक करके 8 से 10 अंतर दिमाग में बैठाना है मेंस के लिए भी। चलिए आपका अपराध से पहले देखा जाए। चलिए अपराध से ये देखना है कि एफआईआर आपका किस अपराध में किया जाता है, बताइए तो, संज्ञेय की असंज्ञेय की, दोनों संज्ञेय। चलिए अब एफआईआर केवल और केवल किन मामलों में
किन अपराधों में कॉग्निजेबल यानी कि गंभीर यानी कि संज्ञेय। पहला, चलिए परिवाद अभी हमने बताया कि परिवाद आपका किस अपराध में संज्ञेय की असंज्ञेय की दोनों। हाँ चलिए, तो पहला अंतर तो आप लोगों ने ही बता दिया कि संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों। चलिए एफआईआर आपका सेक्शन याद कर लिया जाए। एफआईआर जब दर्ज होता है तो किस धारा में? 154। और परिवाद की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2D। और परिवाद जब दर्ज होगा तो मजिस्ट्रेट किस धारा से किस धारा तक की कार्यवाही करेंगे? 200 से लेकर आपका कौन सी धारा? 203। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर देखिए, एफआईआर को या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो क्या अभी तक हमने कहीं नहीं बताया? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहीं परिभाषित किया गया है कि नहीं? तो क्या 2 में धारा 2 में कहीं किया गया है? तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन या रपट इब्तेदाई या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहीं आपका कह सकते हैं कि परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि परिवाद की स्पष्टतः परिभाषा दी गई है। किस धारा में? 2D में। अब आइए, जब एफआईआर किया जाता है तो सीआरपीसी का कौन सा चैप्टर अप्लाई होगा? कौन अध्याय में भी अंतर करते रहे अप्लाई होगा एफआईआर में? तो अध्याय 12 और सेक्शन में 154 से लेकर कहाँ तक? 176। और जब परिवाद किया जाएगा तो कौन सा अध्याय अप्लाई होगा सीआरपीसी का? 15। और सेक्शन याद रखिए 200 से कौन? 203। अगला बढ़ा जा भाई। एफआईआर में सूचना किसको दी जाती है? तो भाई पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी। यानी कि एफआईआर में, अब पूरा एक ही बार 2 लाइन न करके, एफआईआर में संज्ञेय अपराध की सूचना भारत के किसी भी, अब जोड़ ले रहे हैं, भारत के किसी भी थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है। लेकिन परिवाद में आपका जो माने परिवाद किया जाता है वह थाने पर नहीं, सदैव किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट। किसके समक्ष? तो एफआईआर कहाँ दर्ज होता है? थाने में। और परिवाद कहाँ माने किया जाता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष। अब आइए, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ये कौन सी कार्यवाही है? देखिए आपका 3 कार्यवाही आगे बताई जाएगी। एक इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई यानी कि तफ्तीश की, दूसरा इंक्वायरी या जांच, और तीसरा विचारण। बस आपका पढ़ना है, मैंने 1-2 दिन में आ जाएगा। तो जो ये एफआईआर की गई है यह किस नेचर की है? इन्वेस्टिगेशन के नेचर की कि इंक्वायरी की कि ट्रायल की? ये भी सतर्क रहना है। तो आपका किस नेचर की है? अन्वेषण की यानी कि तफ्तीश की। जबकि ये जो मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या किया गया है? परिवाद, ये अन्वेषण का नेचर का नहीं है, बल्कि इसे इंक्वायरी या क्या माना जाता है? जांच। अब अगला ये भाई आपका देखिए, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कुछ दशाओं में पुलिस कार्यवाही करने से इनकार कर सकती है, यानी कि अन्वेषण करने से इनकार कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर के बावजूद भी पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेशन करने से क्या कर सकती है? कुछ दशाओं में इनकार, कि हम साक्ष्य एकत्र नहीं करेंगे। अब ये है कि भाई ये कौन सी दशा है? अब डिटेल में चलेगा 154, 155, 56, 157 तब पढ़ाया जाएगा। बस एक लाइन जानिए कि पुलिस चाहे तो एफआईआर के बावजूद भी
कुछ दशाओं में साक्ष्य एकत्र करने से और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने से क्या कर सकती है? इनकार। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद किया गया है तो मजिस्ट्रेट उस परिवाद पर माने कुछ न कुछ कार्यवाही करने के लिए क्या होता है? कार है कि बाध्य है? बाध्य। अगला अंतर आइए भाई, एफआईआर आपका थाने में लिखी जाती है, परिवाद कहाँ किया जाता है? मजिस्ट्रेट के सामने। एफआईआर 3 प्रतियों में की जाती है और परिवाद के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है। एफआईआर आपका पुलिस कार्यवाही है और आपका परिवाद कौन सी कार्यवाही? न्याय। एफआईआर हुआ है यानी कि अब मजिस्ट्रेट ने अभी अपराध का संज्ञान ही नहीं लिया और परिवाद हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट अपराध से अवगत हो गया। यानी कि तमाम आपका अंतर है, 8-9 अंतर बताया गया, पर्याप्त है भाई। लेकिन मुख्य अंतर याद रखिएगा, एफआईआर आपका संज्ञेय अपराध में और परिवाद किस में? संज्ञेय असंज्ञेय दोनों। एफआईआर अन्वेषण की कार्यवाही है लेकिन परिवाद कौन सी कार्यवाही है? जांच की। तो तमाम आप कहा एफआईआर भी सामान्यतः कोई कर सकता है लेकिन परिवाद भी कोई कर सकता है, ये भी आपका अंतर है भाई। संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परिवाद भी कोई कर सकता है, लेकिन लगाना है, अगर मैटर आपका सीआरपीसी की धारा 195 से लेकर कहाँ तक आ जाए? 199, तो केवल कुछ विशेष लोग ही क्या कर सकते हैं? परिवाद, सब नहीं। लेकिन कहीं भी एफआईआर में रोक नहीं है, याद रखिए। एफआईआर समाज का कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, चाहे उसके प्रति अपराध हुआ हो या न हुआ हो, बस वो घटना के बारे में क्या करता हो? जानता हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भाई दंडविध को समाज का कोई भी व्यक्ति एफआईआर करके, यहाँ तक कि पुलिस स्वयं एफआईआर करके क्या कर ले? आपका मुकदमा चला दे, कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या पुलिस स्वयं एफआईआर दर्ज कर सकते हैं कि नहीं? स्वयं ही सूचना दाता बन जाइए, स्वयं एफआईआर दर्ज कर लीजिए और स्वयं विवेचना करिए। ये पावर है पुलिस को। कई ऐसे अपराध हो जैसे बलवा होता है, हंगामा होता है, कोई जाता नहीं है, पुलिस क्या करती है? अपने ही एफआईआर दर्ज करती है। तो कुछ अंतर 8-9 बताया गया, लिखवाते समय 1-2 और खोजा जाएगा भाई, बताया जाएगा। ये नहीं है कि आपका पूर्ण हो गया अंतर, 1-2 अंतर अभी बचा है, हम भी दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं दिया तो है नहीं। ये तो भाई कंसेप्ट के आधार पर कहीं किताब में मिलेगा नहीं ज़्यादा, तो कंसेप्ट के आधार पर ही ये दिमाग से क्या किया जाता है? निकाला जाता है। अगला जो अंतर आजकल इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि परिवाद यानी कि कंप्लेंट और कंप्लेन यानी कि शिकायत या सूचना में क्या अंतर है? इसको लिखवाया जाएगा। देखिए आपका ध्यान से देखिए भाई, अगला अंतर, ये भी नए लोगों के बस की बात नहीं है ज़्यादा। आपका परिवाद नए लोगों के लिए भाई दिक्कत है आपका, मैं फिर बता दूं, सबसे टेक्निकल आजकल चल रहा है सब सब्जेक्ट, ना है तो एक बार और पढ़िएगा, नए लोगों को भाई बताया जा रहा है, भले आप मैंने एक बार और पढ़िए। परिवाद और शिकायत में क्या अंतर है? अब आइए परिवाद और शिकायत। देखिए जो मुख्य अंतर आप बताएंगे वह ये अंतर बताएंगे कि परिवाद में जो व्यक्ति परिवाद करता है वह मजिस्ट्रेट से कार्यवाही की मांग करता है कि आप इस अपराध के बारे में कार्यवाही कीजिए। लेकिन अगर सूचना दी गई है मजिस्ट्रेट को, शिकायत की गई है, तो ऐसी दशा में कार्यवाही की मांग नहीं की गई है,
केवल अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट को आपने, सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वह करता है कि मजिस्ट्रेट कार्यवाही करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से केवल क्या किया है, अपराध की शिकायत, यानी कि वह केवल सूचना दिया है मजिस्ट्रेट को कि ये अपराध हुआ है, और कहीं भी वो मांग नहीं करता कि मजिस्ट्रेट कार्यवाही करे। ये मुख्य अंतर है जो आपको दिमाग में क्या करना है। तो किसमें कार्यवाही की मांग की जाती है बताइए। हाँ, यहाँ क्या की गई, और किसमें केवल सूचना दी गई, मांग नहीं की जाती, शिकायत। ये तो आ गया ना पहला। दूसरा देखिए, अगर परिवाद किया गया है तो मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। विवेकाधिकार नहीं है, मैं बता दूं, मजिस्ट्रेट कुछ न कुछ कार्यवाही करने के लिए क्या है, बाध्य। और अगर शिकायत केवल की गई है, कंप्लेन किया गया है, तो मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार है, चाहे तो वह कार्यवाही करे या चाहे तो न करे। फिर एक बार हम बता दें, किसमें मजिस्ट्रेट कार्यवाही करने के लिए बाउंड होता है, तो आपका परिवाद में। और किसमें आपका बाउंड नहीं होता, उसका विवेकाधिकार होता है, उसकी इच्छा पर कार्यवाही करना निर्भर करता है। तो क्या बताएंगे, कंप्लेन में या शिकायत में। बहुत बड़ा अंतर है ये। अगर परिवाद किया गया है और मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, तो वह संज्ञान जाएगा 190(1) के क्लाज ए में। याद रखिएगा, जो सबसे और महत्वपूर्ण है, अगर कंप्लेंट किया गया है और मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर आपका अपराध से अवगत होता है, तो वह किस सेक्शन में अवगत होगा, तो धारा 190(1) के किस क्लाज में, ए क्लाज वाइज तैयार करना है। और अगर मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है, तो वह संज्ञान किस धारा के तहत लेगा, यानी कि अपराध से अवगत होगा किस धारा के तहत, तो 190(1) के किस खंड के तहत, सी। जरूर याद रखिए। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ भाई, नए लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपका सब इधर टेक्निकल चीज़ें ही चल रही हैं। तो प्रयास ये करिए कि भाई जितना बताया जाए कम से कम उतना तो तैयार रखिए। फिर एक बार देखिए भाई, आपका परिवाद अगर किया गया है तो मजिस्ट्रेट भिज्ञ होगा, काग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा। तो किस धारा के तहत लेगा, 190(1) किस में, सी में। और शिकायत या नहीं, ए में भाई, अगर शिकायत की गई है, सूचना दी गई है मजिस्ट्रेट को, या स्वयं पेपर में देख लिया, टीवी में देख लिया, अपने आप ही संज्ञान ले लिया, तो कौन सा सेक्शन लागू होगा, 190 ही, लेकिन खंड क्या होगा, चेंज। कौन आपका खंड जाएगा, सी। इसलिए इसको अंतर किया जा रहा है कि अगला अंतर भी इसी पर आधारित है, ध्यान से समझिए। इसके लिए फिर आपका जो अंतर किया जाएगा वह धारा 460 और 461, सीआरपीसी की धारा से 460 और 461। देखिए भाई, आपका क्लाज कौन सा है, आपका 460 ई है। देखते हैं भाई, एक सेकेंड। 460 नहीं, क्लास देखना है ना, क्लास वाइज भाई बताना पड़ा। आपका ई है भाई 460, आपका ई लिखना है इधर। 461 में बताना पड़ेगा ना आपका।
461 का के, 461 का के। ठीक है भाई, देखिए आपका अब सही रहेगा। देखिए इसीलिए सीआरपीसी भाई टेक्निकल हैं, लोग जिंदगी भर पढ़ते हैं तब भी नया कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ध्यान से देखिए आपका, फिर एक बार समझिए। अगर परिवाद पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है और उस मजिस्ट्रेट ने गुड फेथ में या बोनाफाइड में या सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया था कि ये मेरी अधिकारिता के क्या है अंदर, और जबकि बाद में पता लगा कि जिस मामले में परिवाद किया गया उस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में नहीं आता, तो ये अनियमितता हुई, ये गलती हुई, लेकिन ये गलती कार्यवाही को अवैध नहीं बनाएगी, दूषित नहीं करेगी, यानी कि ये गलती क्षम्य है। फिर एक बार देखिए अपनी भाषा में, वो तो कानूनी भाषा में हम बता दिए। 460 में अब देखिए फिर एक बार दूसरे एंगल से देखिए नए लोग भाई। सीआरपीसी की धारा 460 में कुछ गलतियों का उल्लेख किया गया है, ये याद रखिए। अगर मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही करते समय सद्भावना पूर्वक यानी कि उचित सतर्कता और सावधानी बरती, फिर भी उससे क्या हुआ, गलती, तो अगर गलती 460 के लिस्ट में है तो वह गलती क्षम्य है, यानी कि उस गलती का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात लीगल भाषा में ये इगुरल्टी या ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। तो गलती आपका 190(1)A, अगर परिवाद पर संज्ञान लेने में गलती हो गई तो ये गलती क्षम्य है कि अक्षम्य है, क्षम्य है। और कहाँ दी गई है कि क्षम्य है, 460 के किस क्लाज वाइज पूछा जाता है, ई। लेकिन अगर शिकायत की गई और अधिकारिता मजिस्ट्रेट को उस मामले में नहीं थी और वह शिकायत पर अपराध का संज्ञान ले लिया, तो ये गलती अक्षम्य है, संज्ञान अवैध होगा, यानी कि ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित कर देगी, अवैध कर देगी, कार्यवाही निरस्त हो जाएगी। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 461 के किस क्लाज में, के। यानी कि सीआरपीसी की धारा 461 कुछ ऐसी गलतियों का उल्लेख करती है जिनमें कि आपका अगर गलती हुई है तो कार्यवाही अवैध होगी, यानी कि ये अनियमितता कार्यवाही को क्या कर देगी, दूषित। बात ना करिए भाई, ये थोड़ा पानी वाला है, बोल दीजिए हो क्या। अरे एक सेकंड भाई रुके रहिए। ये अंकित भाई ये बोतल निकाल दीजिए बाहर, वहीं रख दीजिए, दोनों निकालिए। हाँ कल से ही पानी खत्म है, पहले वहीं बाहर रख दीजिए, कद एक बाहर रख दें, पैसा कल दिया जाएगा, क्योंकि पानी भी आजकल ज़्यादा लग रहा है ना, इसलिए 2 बोतल अब रखा गया है भाई। देखिए है ना, नहीं तो फ़ोन किया जाए भाई। देखिए आपका भाई, देखिए आपका गलती फिर एक बार देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं मिलेगा नहीं, मैं बता दूं, किताब में खोदते रह जाएंगे जो पढ़ाया जा रहा है। फिर एक बार गलती देखिए, अगर परिवाद पर संज्ञान लेते समय गलती हो गई तो ये गलती क्षम्य है, और शिकायत पर अगर संज्ञान लेते समय क्या हो गई, गलती, तो ये गलती क्षम्य नहीं, ये भी अंतर है। अगला ये भाई, अगर परिवाद पर संज्ञान लिया गया है तो धारा 191 का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर शिकायत पर संज्ञान लिया गया है, वहीं रख दीजिए, बाहर हम रख देंगे। अगर शिकायत पर संज्ञान लिया गया है तो सीआरपीसी की किस धारा का पालन करना अनिवार्य है, तो 191। अब 191 क्या है, थोड़ा अच्छे से और जानना पड़ेगा। इंटरव्यू में एपीओ में पूछा गया था, जे में नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय मैं पढ़ा चुका हूँ। प्राकृतिक न्याय के कितने सिद्धांत बताए गए, 3। पहला कौन है, दूसरे पक्ष को सुनो, दूसरा
रूल अगेंस्ट बायस, तीसरा रीजन डिसीजन। तो ये जो पहला आपका पक्षपात है, वही पक्षपात यहाँ समाहित है। ध्यान से समझिए फिर एक बार, तब हम 191 बताते हैं। अगर परिवाद पर संज्ञान लिया गया है तो 191 का पालन नहीं किया जाएगा, लेकिन शिकायत पर संज्ञान लिया गया है तो किस धारा का पालन करना आवश्यक या अनिवार्य है? 191। देखिए आपका एक उदाहरण बनाकर समझाया जाए। ये एक व्यक्ति है, मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत करता है कि हजूर बी ने ये अपराध किया। तो अब मजिस्ट्रेट चाहे कार्यवाही करें या न करें, क्योंकि शिकायत पर मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं। मजिस्ट्रेट इस शिकायत पर कार्यवाही शुरू करते हैं। तो मजिस्ट्रेट को बी को अभियुक्त को बताना ही होगा, यानी कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बताएंगे कि अगर तुम चाहो तो ये मामला दूसरे मजिस्ट्रेट के पास तुम अंतरित करा सकते हो। यानी कि मजिस्ट्रेट किसको बताएंगे? अभियुक्त को, कि अगर तुम चाहते हो तो ये मामला हमारे यहाँ से दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र या अंतरण करा सकते हो। और यदि अभियुक्त कहता है कि हमारा मामला क्या किया जाए, अंतरित, तो मजिस्ट्रेट बाध्य है कि उस मामले को क्या करे, अंतरित। और किसको भेजा जाएगा? जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिस मजिस्ट्रेट को कहे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिवाद पर संज्ञान लिया गया तो अभियुक्त को इस अधिकार की सूचना नहीं दी जाएगी कि वह मामला दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र करा सकता है, लेकिन किस पर लिया गया है तो दी जाएगी कंप्लेन, यानी कि शिकायत। अगर शिकायत पर संज्ञान लिया गया है तो मजिस्ट्रेट बाध्य है कि धारा का पालन करने के लिए 191 किसको सूचना देंगे? अभियुक्त को। क्या देंगे? कि वह चाहे तो अपना मामला हमारे यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करा सकता है? अन्य मजिस्ट्रेट के यहाँ। इस प्रकार आपका कंप्लेंट और कंप्लेन में जो बहुत अच्छा आपका मैंने अंतर पूछा जाता है वो बताया गया। इसके बाद आपका 2D के बाद आपका बता ही दिया गया सारी परिभाषा। कल लिखवाया जाएगा भाई। देखिए थोड़ा एक जगह जाना हमें, एक लोग बैठे हैं घंटे से, तो कल आपका CRPC शनिवार है तो 3-4 क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। देखिए अगले हफ्ते से शेड्यूल आपका सही होगा। एक और सब्जेक्ट लगेगा भाई आपका, जिसमें कि आपका चूँकि बिहार APO भी आपका मई में हो जाएगा। और ये कानून बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि देखने में छोटे लग रहे हैं, देख रहे हैं कि एक एक टेक्निकल क्वेश्चन आने में कितना। तो कल आपका कॉपी लेकर आइए, लिखवाया जाएगा मेंस के लिए। और ये प्री का नोट्स कितने लोगों को चाहिए भाई, तो उतना कराया जाए फोटो स्टेट। ये CRPC प्री का नोट्स कितने लोग चाहते हैं लेना? हाथ उठाएं भाई, उतना करवाया जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है भाई। प्री का अलग नोट्स मिलेगा आपका कल। हाँ, और करवाना पड़ेगा ना, प्री का है ये, मेंस का नहीं है भाई। कल आपका प्रयास करते हैं नोट दे दिया जाए, प्री वाला पढ़ते रहिए, मेंस वाला लिखवा दे रहे हैं। इसको भेज दीजिए APO मेंस पर।